अस्सलाम वालेकुम, आदाब, बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत खैर मकदम है आपका गुलिस्तान न्यूज़ के खास प्रोग्राम वक्त की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। खास प्रोग्राम वक्त की बात में आज बात होगी ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की। ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। 30 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में सियासी उमूर की काबीना कमेटी ने आइंदा मरदमशुमारी में ज़ात पात की गिनती को भी शामिल करने का फैसला किया, जिसके बाद इस पर सियासत गर्म हुई। बीजेपी हुकूमत ने जहां इसे तवारीखी फैसला करार दिया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि अपोजिशन पार्टियों की दबाव की वजह से मोदी सरकार ये फैसला लेने पर मजबूर हुई। भारत में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मकसद कई समाजी, सियासी और इक्तिसादी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। इसका बुनियादी मकसद मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ ज़ातों की हकीकी आबादी का पता लगाना है, ताकि पॉलिसी साजी और वसाइल की तकसीम में इंसाफ और बराबरी को मुमकिन बनाया जा सके। ये फैसला एक ऐसे वक्त में भी लिया गया जब पूरा मुल्क पहलगाम हमले का बदला चाहता है। ऐसे में इस पर कई सवाल खड़े किए जाते हैं। थोड़ा माजी में चले जाए तो आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से की जाने वाली तमाम मरदमशुमारी की कार्रवाइयों से ज़ात को खारिज कर दिया गया था। 2010 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा को यकीन दिलाया कि ज़ात पात की मरदमशुमारी के मामले पर काबीना में गौर किया जाएगा। इस मौजू पर गौर व फिक्र करने के लिए वज़रा का एक ग्रुप तश्कील दिया गया और ज़्यादातर सियासी जमातों ने ज़ात पात की मरदमशुमारी कराने की सिफारिश की। इसके बावजूद पिछली हुकूमत ने ज़ात पात की मरदमशुमारी के बजाय एक सर्वे का इंतखाब किया, जिसे समाजी या इक्तिसादी मरदमशुमारी SECC कहा जाता है। भारत में मरदमशुमारी हर 10 बरस बाद की जाती है। आखिरी बार मरदमशुमारी 2011 में हुई थी, लेकिन बाद में चूंकि कोविड-19 आया और कोविड की वबाई सूरत के सबब 2021 में ये मरदमशुमारी नहीं हो सकी थी। अब मरदमशुमारी बहुत जल्द शुरू होने वाली है और तवक्को की जा रही है कि इसे सन 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी मरदमशुमारी में इस बार पहली मरतबा पूरी आबादी की ज़ातों का भी इंदराज किया जाएगा। ऐसे में अब कई सवाल उठते हैं। माज़ी में मोदी हुकूमत का ये कहना था कि कांग्रेस मुल्क को ज़ातों में बांटना चाहते हैं, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत को मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा? क्या यह समाजी इंसाफ की तरफ एक बड़ा कदम है या कोई सियासी चाल है? क्या जम्मू कश्मीर में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी से रिजर्वेशन का मसला हल होगा? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे और पर्दे के पीछे की असल कहानी को समझें। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के क्या क्या फ़ायदे, मुमकिन फ़ायदे और मुमकिन नुकसानात हो सकते हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। और आपके सामने आ रहा है कि इस मरदमशुमारी के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान होंगे, मुमकिन नुकसान क्या होंगे, मुमकिन फ़ायदे क्या होंगे, वो एक एक करके आपके सामने आ रहा है। और नुकसानात आपको बता दें कि ज़ात की बुनियाद पर सियासी तकसीम का ख़तरा है, माशरे में तनाव और नफरत में इजाफा हो सकता है, डेटा का मुमकिन गलत इस्तेमाल हो सकता है जो ज़ात पर मबनी डेटा होगा, साथ ही साथ इक्तिसादी बुनियादों पर तवज्जो कम हो जाएगी। पहला वाला ग्राफिक ज़रा फिर से चलाएगा, जिसमें फ़ायदे मेंशन किए गए हैं कि फ़ायदे क्या क्या हो सकता है। समाजी इंसाफ को फ़रोग मिलेगा, समाज के हर तबके को फ़रोग मिलेगा, पॉलिसी साजी में शफाफियत लाई जाएगी, पसमानदा तबकात की आवाज़ को अब ताकत मिलेगी और समाजी इक्तिसादी फ़र्क की निशानदेही की जाएगी, हकीकी रिजर्वेशन का तयन होगा और साथ ही साथ कमज़ोर तबकात की सही शनाख्त होगी। और कई फ़ायदे इस जो ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी इसके हो सकते हैं और कई मुमकिन नुकसानात भी हो सकते हैं। ताहम एक मुस्बत पहलू के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी भी और अपोजिशन पार्टियां भी इसकी वकालत कर रही थी कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की जाए। और अब बाज़ाब्ता तौर पर जो मोदी सरकार ने वाज़ह किया है कि आने वाले वक्त में जब मरदमशुमारी होगी तो उसी के साथ साथ ज़ात पर मरदमशुमारी भी की जाएगी। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ आज इस खास डिबेट में तपोष पाल जी है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खैर मकदम आपका। जगदीप सिंह जी है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। जगदीप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सोहेल काज़मी हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट है और तज्ज़ियाकार है। सोहेल काज़मी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम इस खास प्रोग्राम वक्त की बात में। शुरुआत में ज़रा भारतीय जनता पार्टी के
स्पोक्स पर्सन तपोष पाल जी, आपके साथ ही करूंगा। जात पात की मर्दमशुमारी की आप पहले खुलकर मुखालफत करते थे, आपने कांग्रेस पार्टी को भी इसके लिए निशाना बनाया, राहुल गांधी को भी निशाना बनाया, और साथ ही साथ दिल्ली, यूपी और हरियाणा के इंतखाबात जब हुए तो वहां पर आपने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। लेकिन अब मरकजी सरकार ने फैसला लिया है, जो जात पर मर्दमशुमारी है उसको मंजूरी दे दी गई है। अब आपको इसकी जरूरत क्यों लग रही है कि इसकी जरूरत है और ये फैसला लिया गया है? देखिए, जो ये जाति जनगणना की बात है, ये बहुत दिनों से पेंडिंग एक एक्शन आइटम था जी, और इसकी मांग काफी दिनों से चल रही थी। लेकिन देखिए, एक सामाजिक असमानता और उसकी पहचान, इसकी भी आवश्यकता है। संसाधनों का न्याय संगत वितरण हो, उसके लिए भी इसकी एक आवश्यकता महसूस की गई थी। सकारात्मक कार्रवाई की निगरानी ये है, समाज की वास्तविक संरचना की समझ हो और संवैधानिक समर्थन रहे कि ओबीसी उपवर्गीकरण हेतु किस तरीके से आधारभूत योजनाओं को बनाए गए। तो इस तरीके की काफी चीजें हैं जिसपे ये बातचीत, ये जनगणना होनी चाहिए। जनगणना ये एक पॉइंट है, लेकिन जाति जनगणना से जुड़ी चिंताएं भी हैं, जैसे कि जातिवाद को पुनर्पुष्टि करना, इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। जातियों को वर्गीकरण चुनौती, ये एक बड़ी चीज है। जैसे कि भारत में 6000 प्लस जातियां हैं, उपजातियां हैं, और समरूप परिभाषा में उनका मानकीकरण करना वो एक बहुत बड़ा कठिन चैलेंज रहता है। राजनीतिक दुरुपयोग ना हो, तो जातिगत जनगणनाओं को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि उसके जो वोट ध्रुवीकरण के लिए बैठी रहती हैं जी, वो उसमें सक्सेसफुल ना हो। सामाजिक विभाजन की आशंका बहुत तगड़ी होती है जातिगत जनगणना के डेटा आने के बाद। उसमें चेक्स लगे और उसको किस तरीके से कंट्रोल मैनर में जा सके। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इस पे निर्णय लिया गया है, और आने वाले समय में जो भी चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तपोष पाल जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। जगदीप सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगा। कांग्रेस पार्टी लगातार इसकी वकालत कर रही थी कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी की जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत भी रही कई वर्षों से, लेकिन तब वो नहीं कर पाए। अब जबकि मोदी सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, तो अब आपको मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जगदीश सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट है शायद। जगदीश सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। सोहेल काजमी साहब, आपके पास मैं चलूंगा। जो जात पर मबनी मर्दमशुमारी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आप इसके मुखालफत में हैं या इसकी हिमायत कर रहे हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? लेकिन भारत में पहले ही हिंदू मुस्लिम की जो एक जंग है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने जो शुरू कर दी है, वो पिछले 10-12 सालों से तो बढ़ रही है। हर स्टेट में हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, दो जातियां तो संभाली नहीं जाती इस पॉपुलर सरकार से, जो थर्ड टाइम सरकार चला रही है। तो जाति जनगणना करके और मुसीबतें ये हिंदुस्तान में क्रिएट करेंगे। जो रूलिंग स्टेट्स हैं, हरियाणा जैसे है, हरियाणा में तो ईद की छुट्टी बंद कर दी इन्होंने। तो ये हिंदू मुस्लिम को तो संभाल नहीं पाते, तो जाति जनगणना अब तो इनमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण और राजपूतों की जंग शुरू होगी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो इनको शुरू हो जाएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी क्यों इनको हर चीज वो करने की जिससे कि समाज में रोष आए या समाज में जो कन्फ्रंट्रेशन है वो बढ़े, जो अच्छी चीज नहीं है। और बहुत मुद्दे हैं भारत के पास आगे चलने को, आगे बढ़ने को, और ये जो गुलदस्ता हिंदुस्तान का ये खिला रहे। देखिए, सेंसस पॉपुलेशन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए। आपने कहा कि 5 पॉइंट्स पे आपने कहा कि जो डाउन ट्रॉडन है उनको बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो है, आप मुझे बताइए, भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जो 10 साल के लिए रिजर्वेशन रखा था,
1960 तक उन्होंने कहा था कि ये एट पार हो जाएगी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप मुझे बताइए 2025 हो गया, रिजर्वेशन बढ़ती गई और वो सेक्शन है जो डिप्राइव्ड है वो और डिप्राइव होती गई, और जो इन्फ्लुएंशियल और पैसे वाले सरमाएदार हैं वो इसका फायदा लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। आधे से ज्यादा जो रिजर्वेशन है वो तो फॉल ही नहीं करती। आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, दिल्ली देखिए, बाकी स्टेटों में देखिए, जो इनका सहारा लेके उस कैटेगरीज में घुस गए बेनिफिट लेने के लिए, और कितने कितने IAS IPS और कहां कहां पहुंच गए। तो ये देखिए, जब तक आपको एक माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, जिस तरह मुल्क आगे बढ़ रहा है, भारत के लोगों की सोच आगे बढ़ रही है। पहलगाम अटैक ने आपको बता दिया कि भारत एक इकट्ठा हो जाता है टेररिज्म के खिलाफ, पाकिस्तान को जवाब देने के खिलाफ। तो मुझे लगता है आपको ये जो आपकी माइंडसेट है इसको बदलने की जरूरत है। अगर आप डिवीजन पे डिवीजन करते रहेंगे तो उससे हासिल कुछ नहीं होगा, भारत कमजोर होता जाएगा, जो अनफॉर्चुनेट। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। जगदीप सिंह जी, उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जगदीप सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि कांग्रेस पार्टी लगातार इसकी वकालत कर रही थी, लेकिन कई बरसों से कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में रही, लेकिन तब वो इस पर कोई हतमी फैसला नहीं कर सकी। लेकिन अब मोदी सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, तो अब आपको मोदी सरकार का थैंक यू करना चाहिए। जहूर भाई आदाब, आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं जी तक समझ पा रहा हूँ कि आप सुन पा रहे हैं। जी आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो किरदार है, इसको देखकर तो जो गिरगिट है, जिसके ऊपर एक वो किरदंती चली आ रही है, एक तो वर्ग है, वो भी शर्मा है। कल तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसे पाप कहा करते थे, इनके झूठ भी मालवीय साहब जिस विषय विशेष पर पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते थे, आज इनका यू टर्न, जोगी साहब जैसे लोग जो बटेगी कटेगी राजनीति करने वाले, आज कैसे इसकी तारीफ में, जातिगत जनगणना की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, ये बताने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं बड़ी विनम्रता से आपको भी अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा होमवर्क अपना बेहतर कीजिए। मैं आपको अरुण जेटली साहब का ही एक वीडियो अगर कहें तो मैं आपको वो रेफरल के लिए दे दूंगा, जिसमें उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौखिक तौर पर यह माना कि 2011 में कांग्रेस ने जिस कमेटी का गठन किया था, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और जब 2010 में इसकी शुरुआत कांग्रेस के सत्ताकाल में हुई थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की भी सहमति थी, भले ही इनकी हिस्सेदारी उस वक्त मरकजी सरकार में बहुत ज्यादा नहीं थी विपक्ष के तौर पर। तो ये कहना कि कांग्रेस इस विषय विशेष पर कुछ कर नहीं पाई, पहली तो ये बात सही नहीं। आप पंडित जी के वक्त से शुरू हो जाइए, 1931 के सेंसस से शुरू हो जाइए और रोहिणी आयोग तक आप चलते चले जाइए, यू विल गेट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इट, एंड आई डोंट नीड टू क्रिएट एनी प्रीएम्बल। लेकिन पॉइंट ये है कि आज अब मैं यहाँ पर काजमी साहब को बड़े सम्मान के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो इस पूरे विषय विशेष का एक पहलू देख रहे हैं। एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो नारा कांग्रेस ने दिया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसी हिसाब से उसकी हिस्सेदारी तय हो, तो हमें ये कास्ट सेंसस करने से अगर ये स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में किस जाति विशेष की क्या संख्या है, तो जो पिछड़ा है, दलित है, वंचित है, उसको बेहतर जो संसाधन है वो सरकारी तौर पर, भले ही वो आरक्षण के माध्यम से हो, वो उपलब्ध हो। रही बात एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ मैं और जिक्र करना चाहूंगा ललापी साहब जी, जैसे कि काजमी साहब ने इसकी तरफ जो है इंगित किया है कि ये होता है कि बहुत सारे लोग जो आरक्षण के लिए नैतिक तौर पर जिनका कोई लगता नहीं कि उनको जरूरत है, वो भी एक सेट पैटर्न के चलते उसके दायरे में आते हैं। तो शायद इसी वजह से आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब जो 50% की कैप है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उस पर जो सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं कि कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना जो है वो सबसे पहले ये तय करेगी कि 100 में से कितने लोग जो है वो किस हिस्सेदारी से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद सरकार तय करे जो उसको करना है, जो समुचित हो, न्यायोचित हो। तो कांग्रेस ने इसकी न केवल शुरू से वकालत की है, राहुल गांधी साहब ने इस देश की संसद में कहा था, जब अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछी थी कि जितनी मर्जी गालियां मुझे दे लो, मैं इसी संसद के अंदर आप लोगों से ही इस जातिगत जनगणना के ऊपर
पूरे मसौदे को पास करवा के रहूंगा, और वो सच साबित हुआ। ये बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस की। अब देखना ये है कि क्या जैसे महिलाओं को आरक्षण देकर 2029 तक ठंडे बस्ते में डाल दिया है, इस मर्तबा इसको लेकर इनकी जो असल मंशा है वो कितनी जिम्मेदाराना है, और पहलगाम हमले से कैसे देश का ध्यान भटकाना था ये इन्होंने करके दिखाया। ठीक है, इस पर हम जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बात हो रही है ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के हवाले से। मोदी हुकूमत ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है और कहा कि जो आइंदा मर्दमशुमारी होगी उसमें ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी को भी शामिल किया जाएगा। लगातार तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी, और सुहेल काज़मी साहब भी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है तपोष पाल जी, आपके पास में आना चाहूँगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है कि ये फैसला एक ऐसे वक्त में लिया गया जब मुल्क पहलगाम हमले का बदला चाहता है, और ऐसे वक्त में ये फैसला लेना, इसका क्या मतलब है? फैसला देखिए, फैसला तो सरकार को लेना था और वो ले रही थी। विपक्ष जो है इसकी बहुत दिनों से पैरवी भी कर रहा था, लेकिन हमारा जो स्टैंड था और हमारा दृष्टिकोण भी यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम जाति से ऊपर उठकर सबके समावेश की बातें करते हैं, और ये हमारा हमेशा से रहा है कि हिंदू जो है वो जाति को भूल जाए और हम सब एक हैं हिंदू। वो इस नारे को हमने बुलंद भी किया था, तो वो हमारा अभी भी चल रहा है। लेकिन इस देश को बांटना, भाषा के आधार पे बांटना, धर्म के आधार पे बांटना, जातियों के आधार पे बांटना, ये कांग्रेस का हमेशा से रहा है। अभी ये जर्नलिस्ट जी अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि 10 साल में रिजर्वेशन को खत्म कर देना था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था अपने संविधान में, तो कांग्रेस ही राज की है। तो उस हिसाब से आप बीजेपी को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? आपको इमीडिएटली कांग्रेस को भला बुरा बोलना चाहिए था, लेकिन आपने कांग्रेस को क्लीन चिट दिया। आपने बीजेपी को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने का कह दिया आपने उसमें। आप एक बात बताइए कि हमने गरीबों को लाभ देने के लिए बिना जाति पूछे, बिना धर्म पूछे योजनाएं चलाई, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, जनधन योजना है, पीएम आवास योजना है। हर वर्गों के उत्थान में हम सकते हैं। ना हमने कभी वर्ग गिना है, ना कभी जाति गिनी है, ना कभी हमने धर्म पूछा। और इसने जाति जनगणना पे इस तरीके से वो बात करते थे कि मतलब यही उनका चुनाव जीतने का एक पैतरा हो। पीडीए जैसे फॉर्मूले बनाने का और सोशल इंजीनियरिंग में इसको इम्प्लीमेंट करने का किसका काम था? कांग्रेस का काम था। हमने तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हो, उस नारे पे हम चले। और हिंदू मुस्लिम में बांटा कौन? आतंकवादियों ने बांटा है। आज जब पहलगाम में हिंदू पूछ पूछ के मारा गया था, किसी ने विरोध किया उसका? किसी ने पाकिस्तान का झंडा जलाया? नहीं जलाएंगे। इनके ये बाघा बॉर्डर से वो गए थे, कांग्रेस के ही नेता पाकिस्तान हो आए हैं। भारत के दुश्मनों के साथ किस तरीके से बैठना है, उसके साथ बातचीत करना है और इस तरीके के इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। भाई सैम पित्रोदा, इनके जो एनआरआई सेल के हेड हैं, उन्होंने क्या कहा था कि ये अफ्रीका जैसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, ये वैसे दिखते हैं। क्या कौन बांट रहा था इनको? तो बांटने की राजनीति कांग्रेस की शुरू से रही है। इनको हिंदू धर्म को बांटने में बहुत मजा आता है। ठीक है तपोज जी, मैं आऊंगा आपके पास। जगदीश सिंह जी जवाब दीजिए। और तपोज जी इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से बांटने का काम कर रही है। लला भाई, पहली तो बात, मैं मतलब मुतासिर हूँ। आज भाजपा के जो प्रवक्ता आपने बुलाया है, प्रबुद्ध आदमी दिखाई नजर आते हैं और काबिल तारीफ है इन्होंने जितने भी पॉइंट्स रखे हैं जी। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना, जैसा कि बकौल भाजपा प्रवक्ता जैसा कि इन्होंने बताया, उस पर बात हो सकती है। लेकिन जरा ये बराए मेहरबानी मुझे बताएंगे कि आज भी जिस देश के अंदर आपके नेता
मंदिर में जाकर गंगा जल से उसको इसलिए धोते हैं क्योंकि कोई दलित नेता वहां चला गया था। आज भी आदिवासियों के मुंह पर यूरिनेशन की घटनाएं सामने आती हैं। आज भी एक दलित कुर्सी पर बैठ जाए तो उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई दलित चश्मा लगा ले, घोड़ी पर चढ़ जाए, किसी नदी से पानी पी ले तो हत्याओं और मारपीट जैसे जघन्य कृत्य जिस देश में हो रहे हो, वहां पर ये अगर ये कहें कि कांग्रेस ने आरक्षण को 10 साल के बाद क्यों कैरी आउट किया, तो मुझे लगता है ये बहुत बचकाना और निहायत मूर्खतापूर्ण किस्म का वक्तव्य मैं मानूं। दूसरी बात, अभी ये नए सिरे से तारीफ कर रहे थे अपनी योजनाओं की। अब मैं उसमें जाऊंगा तो वक्त लगेगा। 7.5 लाख मरे उन लोगों का इलाज कर दिया आपने आयुष्मान अपनी योजना में, तो मत कीजिए उसकी बात। मुद्दे की बात जो इन्होंने आखिर में मैं करके अपनी बात पूरी करूं। देखिए, जातिगत जनगणना पर ये कांग्रेस पार्टी की और माननीय राहुल गांधी जी की वो जीत है जिस पर आज भाजपा के पैदा किए हुए कट्टरवादी लोग सवाल उठा रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर इनसे जवाब देते नहीं बन रहा, क्योंकि दिक्कत यह है कि जब किसी विषय के ऊपर पूरी ईमानदारी से न्यायपूर्ण ढंग से बात होती है तो परिस्थितियां अलग हो जाती। दूसरी और अहम तरीन बात, हम बार बार कहते हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो। पहली तो बात, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्या इन्होंने बताया वो आदिल शाह जो अपने प्राण गंवा बैठा उन लोगों से लड़ते हुए, उन लोगों का जिक्र इन्होंने किया जो ब्लड देने के लिए लाइनों में खड़े थे। होटेलियर्स ने अपने कमरे खोल दिए, टैक्सी वालों ने निःशुल्क पूरे देश में विक्टिम को भेजने की ऑफर किए। पूरे कश्मीर ने लामबंद होकर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सशक्त आवाज उठाई। ये बात नहीं करेंगे। बार बार धर्म के नाम पर और इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से धर्म और जाति पर बात की जाती है। माफ कीजिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूं ललाबी साहब, आखिर में आज इस देश के अंदर जितना हिंदू मुसलमान इन लोगों ने किया, अरे अभी 2 हफ्ते पहले एक 70 साल की वृद्धा को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो नमाज पढ़ रही थी। 7 पुलिस के होमगार्डों को सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है जगदीश सिंह जी, आऊंगा मैं आपके पास। सोहेल काज़मी साहब, आपके पास मैं आऊंगा। जब हम इस जात पर मर्दमशुमारी की बात करते हैं तो चूंकि जम्मू कश्मीर के हालात और जम्मू कश्मीर की सियासत को आप अच्छी तरह से समझते हैं, जम्मू कश्मीर पर इसके क्या असरात होंगे? और जो रिजर्वेशन का मामला जम्मू कश्मीर में तूल पकड़ता जा रहा है, क्या इससे रिजर्वेशन का मामला भी हल होगा? नहीं, मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस के वक्त में हुआ नहीं हुआ रिजर्वेशन का। देखिए, अगर कांग्रेस से कोई 5% गलती होगी तो इसका ये मतलब नहीं होता कतई भी कि भारतीय जनता पार्टी 10% गलतियां करेगी और वो रिपीट होती रहेंगी। ऐसे हुकूमतें नहीं चलती हैं। बिल आते हैं, बिल टेबल होते हैं किसी न किसी सरकार में, और अगर वो भारत के हित में हो तो दूसरी सरकार, नहीं तो तीसरी सरकार जब उसकी सहमति बनती है तो पास हो जाते हैं। सीए एनआरसी बिल तो बहुत सालों पहले आया था पार्लियामेंट में, तो लगते लगते किसी जमाने में पास हो गया। इसी तरह ट्रिपल तलाक का तो कहीं भी ड्यू कराई नहीं हुई, पूरे भारत ने समर्थन दिया और सबने शुक्रिया अदा किया मोदी सरकार का। लेकिन देखिए टाइमिंग क्या है, टाइमिंग ये है इस वक्त हमारे सारे बॉर्डर जो है सटे हुए हैं। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है वो सदमे में है पहलगाम के अटैक को लेके। दूसरा ये है कि हिंदू मुस्लिम की जंग तो ये कर ही रहे हैं पिछले 10-12 साल से, वो इनके ब्लड में है, आप निकाल नहीं सकते हैं। अगर नहीं होता तो पार्लियामेंट में आज मुसलमान कितने बैठे होते? 22, 25, 30 करोड़ की आबादी में। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं उसको शिया कम्युनिटी कहते हैं। कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है शिया कम्युनिटी का पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को तो छोड़ दीजिए आप। तो इसी तरह बहुत सी जातियां हैं, लेकिन इनको हमारी फिक्र नहीं है। इनकी तो प्रॉब्लम अपनी है कि भैया ब्राह्मण को कैसे अपग्रेड करना है, दूसरे को डाउनग्रेड करना है, तीसरे को कहां रखना है, चौथे को कहां रखना है। वैसे मुल्क नहीं चलता है। देखिए, अगर लोगों ने अगर खूबसूरती से मैंडेट दिया है तो उसको उस मैंडेट के आधार पे भारत को आगे ले जाना चाहिए। देखिए, जो भी कंसीव्ड है वो होगा, लेकिन उसका एक वक्त होता है और वक्त की नजाकत को देखते हुए वक्त के पैमाने के साथ सरकार को चलना चाहिए। जो कोर इश्यूज हैं पहले उसको एड्रेस कर लीजिए। त्रुटियां कहां रही? कांग्रेस वक्त में रही, आपके वक्त में रही, ये जो अटल जी के टाइम पे कोई त्रुटियां रही। हम नहीं कहते काम अच्छे नहीं हुए, काम बहुत अच्छे हुए, तभी तो आपको दूसरी बार लाया, तीसरी बार लाया। लेकिन यह है कि कुछ और काम अच्छे हो सकते हैं अगर आपके कार्यकाल में, अगर आप सीरियसली एक अच्छे सिविलाइज सिस्टम की तरह डिबेट सुनने की आदत डालेंगे। तो जब आप डिबेट करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो जो चीजें अच्छी होंगी आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी। नहीं अच्छी होंगी, भारत
को नुकसान देगी, कम्युनिटीज में रिफ्ट डालेगी, रीजन्स वाइज रिफ्ट डालेगी, तो आपको कोई याद नहीं करेगा। बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े हुक्मरान रह गए, तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है। लेकिन यह है कि सर्वसहमति से अगर कोई चीज आप बनाते हैं, 100 का आंकड़ा कांग्रेस के पास पार्लियामेंट में, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन 100 में से मुझे लगता है 20, 25, 30 लोग ऐसे हैं जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है हिंदुस्तान की सियासत में 47 से लेके आज तक, उनके साथ भी बात। आप सरकार में है, आपकी 5 साल की सरकार है, आपको कोई नहीं छेड़ने लगा, लेकिन डायलॉग तो कीजिए। आप डायलॉग पे बात ही नहीं करते, आप रीजनल इम्बैलेंसेस को खत्म ही नहीं करना चाहते, तो चलेगा कैसे सिलसिला? कहने का ये नहीं है कि उसने ये कर दिया था तो मैं उससे डबल करूंगा। ये इस तरह से मेरे भाई जो हैं ऑनरेबल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, वैसे मुल्क नहीं चलेगा। ठीक है, सत्ता कीजिए 2 साल 3 साल, लेकिन अल्टीमेटली जो है चेंज आएगी, और चेंज में फिर बड़ा कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि वक्त हमारे पास अब नहीं है, वक्त बहुत कम है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम वक्त की बात में जुड़ने के लिए। तपोष पाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। और जगदीप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सोहेल काजमी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में बात करने के लिए। बात हो रही थी ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के हवाले से। मोदी सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको मंजूरी दे दी है और ये कहा है कि जब आइंदा मर्दमशुमारी होगी उसी के साथ ही ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी भी की जाएगी। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन पार्टी की तरफ से कई सवालात खड़े किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सियासी मफाद के लिए फ़ैसला लिया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये फैसला एक ऐसे वक्त में लिया गया है जब 2 मुल्कों के दरमियान इस वक्त कशीदगी के हालात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। सरहद पर पुरतनाव माहौल है और ये मांग की जा रही है कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाए। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होगा, कब तक इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, उस पर सबकी नज़र रहेंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।